बनाने रासायनिक गुण कितने थे? 15 थे। ये गिनती तो याद हो गई, लेकिन गिनती को अप्लाई करना आया कि नहीं आया? मैंने तो 15 याद कराने की कोशिश की, इसलिए कि आपको पहला स्टेप है कि 15 रासायनिक गुण है वो तो आपको याद हो जाए, ये तो पता रहे कि कितना पढ़ना है। अब उनको जैसे आपने पहला पढ़ा कि एल्केन का निर्माण, अब एल्केन पूछ लिया आपसे कि ये कैसे बनाओगे, तो आप सोचोगे वो 15 कौन सा है, तो नहीं होगा। अप्लाई भी करना है आपको, अपचयन और वुड्स अभिक्रिया। तो पहला आपने देखा एल्केन से, दूसरा बताओ एल्कीन से, एल्कीन का निर्माण है ना। तीसरा उच्च अल्काइन का निर्माण, उच्च शब्द भी याद रखना है क्योंकि अपन छोटा अल्काइन नहीं बना सकते इससे। चौथा कार्ब धातु, पांचवा छठा ईथर का निर्माण, सातवां एस्टर का निर्माण, देख के बोल रहे हो। आठवां एमीन का, नवा फिर एल्किल नाइट्राइट और दूसरा नाइट्रो, फिर थायो ईथर और थायो, पहले थायो एल्कोहल फिर थायो ईथर फिर एरीन, आ गया ना। तो बहुत सरल अभिक्रियाएं हैं और इनका उपयोग कन्वर्जेंस में भी होगा आगे। अंतर परिवर्तन जब आप पढ़ोगे ना, ये तो एक चैप्टर हुआ, आपसे कहा जाएगी एल्केन से आपको बनाना है अमाइड, एक कार्बन बढ़ाना भी है, जैसे मीथेन से बढ़ना है आपको, तो आप कैसे बढ़ोगे? पहले मीथेन लोगे, उसकी हेलोजन से क्रिया कराओगे, हेलोजनीकरण कराओगे तो क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन बन जाएगा। क्लोरोमीथेन की केसियन से कराओगे तो क्या बनेगा? साइनाइड बन जाएगा, एक कार्बन बढ़ गया। फिर उसका पूर्ण जल अपघटन कराओगे तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा, वो क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। इस तरीके से देखो हेलो एरिन्स में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे विरचन, बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियों में भी हम केवल 4 विधियां हैं इसकी, वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम भौतिक गुण, फिर पढ़ेंगे हम रासायनिक गुण। बहुत सिस्टमेटिक क्रम से अगर आप याद करोगे, समझ के करोगे तो आप इसको नहीं भूलोगे आसानी से। रासायनिक गुणों को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जो हेलो एल्केन्स में भी होते हैं। दूसरा धातुओं से क्रिया, और तीसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। याद आता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन किसकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है? याद आता है क्या? नहीं आता है, लेकिन जो जो पढ़ रहे हो उसको तो ध्यान रखो। मैं बार बार आपसे पूछता हूँ कि नाभिक स्नेही योग किस में होता है? कार्बोनिल यौगिकों में। और इसमें क्या होता है? एल्किल हैलाइड में प्रतिस्थापन होता है। वो अभिलाक्षणिक है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो आपने विस्तार से पढ़ा है। प्रतिस्था SN1 और SN2 पूरा पढ़ा है ना आपने। देखो हेलो एरिन्स में थोड़ा सा आप सबसे पहले ये देख लो कि इनका नामकरण कैसे है। या कुछ यौगिकों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए, जैसे ये क्या है? अगर इस क्लोरो को हटा के Br लगा दें तो ब्रोमोबेंजीन, आई लगा दें तो आयोडोबेंजीन। ये है सिंपल। लेकिन अब आपसे अगर कहा जाए कि इसका नाम बताओ आप, तो क्या कहेंगे इसको? हाँ, कोई बोला सही सही, कौन बोला था? बोलो बोलो, अभी बोला नाम किसी ने सही इसका? बेंजिल क्लोराइड। क्या है ये? बेंजिल क्लोराइड। स्पष्ट उच्चारण करो आप इसका और याद रखो, बेंजिल
टोलुइन होता है ना CH3, उसका एक H हटा के Cl लगाया है तो वो क्या कहलाता है, बेंजिल क्लोराइड। अब दो H हटा दें और 2 Cl2 लगा दें, 2 Cl लगा दें मतलब, है ना, तब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेंजल क्लोराइड। मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि ये याद हो जाए, आपको ध्यान रहे हमेशा के लिए कि क्या कहते हैं इनको। अगर एक H और हटा दें, तीनों ही हटा दिए और CCl3 लगा दें, तब बताओ क्या बोलते हैं, बेंजा नहीं, बेंजो क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड। याद रहेगा, बेंजिल, बेंजल और बेंजो। ये बेंजिल ZYL, बेंजल, और ये बेंजो। देखो बनाने की विधियाँ, ये जो हेलो एरीन्स हैं इनकी बनाने की विधियाँ पढ़नी है अपने को। सबसे पहले तो एरीन से, एरीन क्या होता है, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे बेंजीन, सरलतम क्या होगा, बेंजीन। बेंजीन से आप क्या बनाना चाहते हो, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, और किससे बनाना चाहते हैं, हेलो एरीन से। अब इसकी क्रिया किससे करा दें, क्लोरीन से करा दें, ठीक है। एक H हटेगा यहाँ का और उसकी जगह Cl आ जाएगा। इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ध्यान आ रहा है कुछ, वो क्या काम करता है, हाँ ट्रक का काम करता है, मैंने बताया था आपको, भूल गए आप, हैलोजन वाहक का काम करता है। फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, ताप होता है इसमें 310 से 320 केल्विन तक, और अभिक्रिया होती है अंधेरे में, प्रकाश नहीं चाहिए इसमें, अंधकार में होती है। टेम्परेचर मतलब प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होती है ये अभिक्रिया, इसमें बहुत वो चाहिए, अंधेरा चाहिए, कंडीशन है ये। उजाले में होगी तो क्या होगा, आप बताओ क्या होना चाहिए, फिर ताप बढ़ जाएगा ना, उजाले में होगी तब इसमें ये नहीं होकर के और आगे क्लोरीनेशन हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए, हेलो एरीन चाहिए ना, हेलो एल्केन चाहिए, और इसमें क्लोरीन जुड़ सकती है। आगे भी देखेंगे रिएक्शंस आप। ब्रोमीन में भी ऐसा ही होगा, क्या करेंगे, उसमें भी हेलोजन वाहक लेंगे, ब्रोमिनेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, हेलो ब्रोमीन, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए आप, एरीन से बड़ी सरल अभिक्रिया है, अपन क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं और उसका क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण कराते हैं, क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। लेकिन इस विधि से हम आयोडीनीकरण नहीं करा सकते हैं, यानी कि आयोडोबेंजीन अगर बनाना हो तो हम इस विधि से नहीं बना सकते। कारण क्या है, याद करो आप, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। देखो इसमें क्या बन रहा है, इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं ये HCl बन रहा है, यहाँ HBr बन रहा है। अगर I2 लेंगे तो HI बनेगा, और HI क्या है, वो शक्तिशाली अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, शक्तिशाली अपचायक है। तो उसको क्या करते हैं, उसको ऑक्सीकृत कराना पड़ता है, वो जो बन गया है उसको ऑक्सीकृत कराना पड़ता है। और ऑक्सीकृत कराने के लिए हम क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, हाइड्रो आयोडिक अम्ल HiO3 या HNO3, इनमें से कुछ भी लेंगे अपन। तो ये HiO3 से क्या करेगा, क्रिया करके क्या बनाएगा, I2 बना देगा। I2 क्या है, सॉरी ये 5 है, HI जो है
अगर हाइड्रो आयोडिक अम्ल, अगर इसमें तो ये नहीं लेते हैं अपन ऐसा कुछ, क्योंकि ये जो बनते हैं HBr और HCl ये इतने अपचायक नहीं है, लेकिन HI प्रबल अपचायक है, इसलिए उसको हटाने के लिए, उसको आयोडीन में बदलने के लिए हमें हाइड्रो आयोडिक अम्ल लेना पड़ता है। ये क्या है? हाइड्रो आयोडिक अम्ल। ये HI को किस में बदल देता है? आयोडीन में बदल देता है। और आयोडीन हमारे लिए क्या है? अभिक्रिया में चाहिए वो तो, ठीक है ना। तो जब आयोडीनीकरण कराते हैं अपन तो हमें HiO3 लेना पड़ता है, या अपन HNO3 भी ले सकते हैं। आयोडीन बन जाती है। यहाँ ये भी 2 कर दो, ये भी 2 कर दो। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं कि जब आयोडीनीकरण कराते हैं पहली विधि में एरिन्स में, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें HI को आयोडीन में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हाइड्रो आयोडिक अम्ल की या HNO3 की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए आप? इसमें आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें ऐसा क्यों करते हैं, HNO3 या HiO3 हाइड्रो आयोडिक अम्ल क्यों लेते हैं? तब आप क्या बताएंगे कि जो HI बनता है वो प्रबल अपचायक होता है, उसको आयोडीन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये दोनों में से कोई भी एक लेना पड़ता है। अब आपको बनाना है फ्लोरोबेंजीन। वो नहीं बना सकते अपन, क्यों नहीं कर सकते? फ्लोरीन जो होता है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, आपको पहले भी बताया हुआ है। उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है हैलोजन में, और अगर उसकी अभिक्रिया से अपन ये बनाते हैं तो अभिक्रिया क्या होती है? विस्फोटक होती है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसमें निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो वो क्या होती है? वायलेंट रिएक्शन होती है, प्रचंड अभिक्रिया होती है, यूँ कह लो आप। तो ऐसी अभिक्रिया, उसको नियंत्रित करना मुश्किल हो, ऐसा काम अपन नहीं करेंगे। तो ये वाली अभिक्रिया नहीं होती, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन आप इस विधि से बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, लेकिन आयोडोबेंजीन के लिए हमें कुछ अभिकर्मक और लेना पड़ता है। वो क्या है? हाइड्रो आयोडिक अम्ल या HNO3। और फ्लोरोबेंजीन इस विधि से हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभिक्रिया बहुत ही विस्फोटक होती है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इसमें हैलोजन अगर अधिकता से उपलब्ध हो, जैसे अपन क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, हैलोजन अधिकता से उपलब्ध हो, क्लोरोबेंजीन बन गया है, हैलोजन की अधिक मात्रा है, तब ये क्या करेगा? फेरिक क्लोराइड भी वहाँ पर है, एक और हैलो समूह इसमें जुड़ सकता है। वो कहाँ जुड़ सकता है? ऑर्थो पर और पैरा पर। क्यों ऐसा होता है? मेटा पे क्यों नहीं जाता? क्योंकि क्लोरो समूह ऑर्थो पैरा दिष्टकारी है। ये भी आपको पढ़ा दिया था पहले से जो उपस्थित होता है समूह, वो निर्देशित करता है कि नया आने वाला समूह कहाँ जुड़ेगा। 2 स्थानों पर भेज सकता है, या तो वो ऑर्थो स्थिति पर भेजे या पैरा स्थिति पर, और दूसरा समूह जो होगा वो मेटा स्थिति पर भेजेगा। जो ऑर्थो पैरा पे भेजता है वो मेटा पे नहीं भेजेगा, जो मेटा पे भेजता है वो ऑर्थो पैरा पे नहीं भेजता है। याद आ रहा? पुराना पढ़ा हुआ आपको, भूल गए हैं? लेकिन ये दिष्टकारी प्रभाव होता है। मैंने आपको ऐसे बताया था कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है तो ये कौन डिसाइड करता है कि वो कौन से कमरे में रहेगा? कौन डिसाइड करता है? मकान मालिक जो पहले से है वही तो डिसाइड करता है। मेजबान निर्धारित करता है। ये थोड़ी आने वाला कहता है मैं तो इस कमरे में रुकूंगा, ऐसा तो नहीं करता ना। होटल में भी जाता है तो उसको होटल मालिक कहता है इस कमरे में ठहरना, तो वहीं ठहरेगा। ऐसे ही जो पहले से उपस्थित समूह है वही निर्धारित करता है कि नया आने वाला समूह ऑर्थो पैरा स्थिति पर जाएगा या मेटा पर जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अभिक्रिया इस प्रकार से ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर हैलोजन समूह चला जाता है, क्योंकि जो वलय पर उपस्थित हैलोजन परमाणु है, हैलोजन समूह है, वो निर्धारित कर रहा है कि आने वाले समूह को कहाँ भेजूँ? ऑर्थो और पैरा पर। दूसरा ये है कि यदि बेंजीन के स्थान पर अगर आप टोलुइन का इस्तेमाल करें, पहले वाली अभिक्रिया जिसमें एरीन से हम क्या बना रहे हैं? हेलो एरीन्स बना रहे हैं, उसमें यदि टोलुइन का प्रयोग करें और हैलोजनीकरण कराएं, कंडीशंस वही हैं जैसे क्लोरीन ले लिया आपने और यहाँ फेरिक क्लोराइड ले लिया, तो भी ये क्या करता है? ऑर्थो पैरा दिष्टकारी होता है। क्योंकि अब हैलोजन कहाँ जाएगा ये कौन निर्धारित करेगा? अगर सारी स्थितियाँ खाली होती तब तो कहीं भी भेज दो Cl को,
लेकिन एक समूह जो जुड़ा हुआ है वो निर्धारक है, वो डिसाइड करता है, मकान मालिक है, वो ये निर्धारित करेगा कि इसको भेजूँ कहाँ पर। तो ये कहाँ भेजता है इसको, ऑर्थो पर भी भेज सकता है और पैरा पर भी भेज सकता है। इसमें भी हैं, मेटा पे नहीं भेजेगा। हैं, मेटा पे कौन भेजेगा, नाइट्रो समूह अगर होता तो भेजता। उद्दिष्टकारी प्रभाव मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा नहीं, आप पूछ लेना मेरे से आप अलग से। ये ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और ये पैराक्लोरोटोलुइन बनता है। इसमें भी पैरा ज़्यादा बनता है, ये ज़्यादा मात्रा में बनता है और ये कम मात्रा में बनता है। स्थायी ज़्यादा होता है पैरा व्युत्पन्न। ठीक है। दूसरा है, बनाने की दूसरी विधि है बेंजीन डाइएजोनियम लवणों से। डाइएजोनियम नाम सुना आपने? डाइएजोनियम सॉल्ट। इसमें भी 3 विधियां आप पढ़ेंगे। पहली है सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। और इसमें क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है वो ये होता है, बताओ क्या होता है? ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इसकी देखो CuCl और HCl या CuCl और HBr ये लेते हैं तो ये क्लोरोबेंजीन बनाता है, ये लेते हैं तो ये ब्रोमोबेंजीन बनाता है। CuBr होगा, सॉरी यहाँ पर ये CuBr और HBr, कॉपर का लवण और साथ में HBr, और अगर HCl लगाना है तो CuCl। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बहुत सारे कार्बन, जैसे Gr होता है ना एलिफेटिक कार्बनिक यौगिकों में, ग्रिनियर अभिकर्मक, उससे सब कुछ बनता है। वैसे ही एरोमेटिक यौगिकों में ये एक बहुत अच्छा यौगिक है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिससे सब कुछ बन सकता है। ये देखिए आप, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से अगर आप कॉपर का लवण लेते हैं, अगर क्लोराइड लेंगे कॉपर का तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और अगर ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और ये क्या होता है, इसमें साथ में HCl और HBr लेना होता है। अगर इसकी जगह अपन सिंपल कॉपर धातु ले लें और HCl ले लें तब भी यह अभिक्रिया हो जाती है। CuHCl ले लें तब भी हो जाएगा, और यहाँ पे केवल Cu और HBr ले लें तब भी हो जाएगा। समझ गए आप? तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बनाई जा सकती है। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए देखो, पहले में भी आयोडोबेंजीन कुछ अलग था, उसमें क्या अलग था, क्या लिया था हमने, HiO3 या HNO3 लिया। यहाँ पर क्या करते हैं अपन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जलीय KOH से क्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं? जलीय KOH, सॉरी जलीय KOH नहीं, जलीय Ki से। KOH से तो OH आ जाएगा, Ki से। पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, जलीय Ki होता है जल के साथ में, और उसके साथ गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आयोडोबेंजीन मिलता है ना। डिफरेंट आयोडीन जब आ जाएगा तब डिफरेंट होगा, और फ्लोरीन आएगा तब भी डिफरेंट होगा। अब फ्लोरीन के लिए क्या करते हैं, फ्लोरीन के लिए लेते हैं, ये इसकी A वाली अभिक्रिया हो गई, ये B हो गई, और C इधर देख लो आप, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, HCl की उपस्थिति में इसमें पहले बनता है N2BF4 माइनस, ये क्या हुआ, Cl माइनस की जगह कौन आ गया, फ्लोरोबोरेट BF4 माइनस, और फिर ये किस में बदलता है, फ्लोरोबेंजीन। कब बदलता है, जब इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो ये
फ्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया का एक विशेष नाम है, पता है आपको क्या है? नाम सुना है कभी? फ्लोरोबेंजीन डायरेक्ट नहीं बनता है, आपने पहले वाली अभिक्रिया में देखा था, नहीं बना पाए थे हम। इसमें भी हम इनडायरेक्टली बना रहे हैं। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को पहले किस में बदल रहे हैं? बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट में, और फिर उसको गर्म करके किस में बदल रहे हैं? फ्लोरोबेंजीन में। ये अभिक्रिया, पहले वाली अभिक्रिया जो ये दिखाई थी आपको, ये थी कौन सी? सैंडमेयर, ठीक है। और दूसरी अभिक्रिया का कोई नाम नहीं है, लेकिन तीसरी अभिक्रिया जो है फ्लोरोबेंजीन जिसमें बनता है, उसको कहते हैं बाल्च-शीमान अभिक्रिया। नेम रिएक्शंस याद रखनी है आपको, नाम सहित याद रखना इनको। बाल्च-शीमान अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। फ्लोरोबेंजीन बनाने के अगर पूछा जाए आपसे, तो आपको कहना पड़ेगा कि बाल्च-शीमान अभिक्रिया से बना सकते हैं। डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, इनडायरेक्टली बना सकते हैं। तो डाइज़ोनियम लवणों से हमने 3 विधियां पढ़ी है, ए बी सी। ए है सैंडमेयर अभिक्रिया, बी आयोडोबेंजीन के लिए, और सी बाल्च-शीमान अभिक्रिया, ठीक। यहाँ देख लीजिए आप, ये देखो कॉपर के साथ HCl और HBr से बन गया है। आयोडोबेंजीन के लिए पोटेशियम आयोडाइड, जलीय पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, गर्म करते हैं, आयोडोबेंजीन बनता है। बाल्च-शीमान अभिक्रिया में ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, ये 4 ये नीचे है, HbF4, ठीक है। तो ये टेट्राफ्लोरोबोरेट बनता है और फिर फ्लोरोबेंजीन। समझ में आ गई रिएक्शन आपको? तीसरी विधि है एरोमेटिक अम्लों से। बनाने की तीसरी विधि है एरोमेटिक अम्लों के सिल्वर लवण से, यानी एरोमेटिक अम्ल से कह दो या इसका सिल्वर लवण से कह दो। इसका सिल्वर लवण लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप यही सिल्वर लवण ही ध्यान रखो डायरेक्ट। इस सिल्वर लवण की क्रिया किससे कराते हैं? ब्रोमीन से। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती है, पुनर्गलन होता है, इसको पुनर्गलन कहते हैं। क्या बनेगा इसमें? कौन सी अभिक्रिया याद आ रही है आपको इससे? हुंसडीकर अभिक्रिया। अभिक्रियाओं को बार बार इस तरीके से आप दोहराते रहो तो याद होती जाएंगी आपको। हुंसडीकर अभिक्रिया में भी ऐसा ही होता है। एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड बनाया था ना अपन ने, हुंसडीकर अभिक्रिया विशेष विधियों में था ना, 7वीं विधि थी ना विशेष विधि, उसमें। तो अम्ल के सिल्वर लवण से, ये तीसरी विधि है, अम्ल के सिल्वर लवण से। चौथा है केवल क्लोरोबेंजीन के लिए, और क्लोरोबेंजीन का व्यावसायिक उत्पादन करते हैं। क्लोरोबेंजीन का व्यापारिक उत्पादन करते हैं, इसको कहते हैं राशिक प्रक्रम। मतलब कॉमर्शियल लेवल पे इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? बेंजीन लेते हैं, बेंजीन की क्रिया कराते हैं HCl से ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्यूप्रिक क्लोराइड लेते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा। बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में बनता है, इसलिए इसका व्यावसायिक उत्पादन इस विधि से करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राशिक प्रक्रम। बेंजीन की क्रिया HCl और O2 से। इसको वहाँ नहीं लिया हमने एरिन्स में, क्योंकि एरिन्स में हमने क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण कराया था। अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये विधि थोड़ा डिफरेंट है। राशिक प्रक्रम है जिसमें क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड से क्रिया कराते हैं बेंजीन की HCl और O2 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से 4 विधियां हैं जिससे हम हेलो एरिन्स बना सकते हैं, ठीक है। 4 विधियां याद हो गई आपको? हो गई याद?
याद ही करनी है अपने को, काम अपना याद करने का है तो याद ही कर लो, ख़त्म करो उसको। पहला एरिन से, दूसरा डाइजेनियम क्लोराइड से, तीसरा अम्ल के सिल्वर लवण से, चौथा राशिक प्रक्रम क्लोरोबेंजीन का व्यावसायिक उत्पादन। भौतिक गुण हम जल्दी से इस पे देखते हैं। देखो भौतिक गुणों में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल इतना सा है कि एक तो गलनांक क्वथनांक, दूसरा विलेयता और तीसरा घनत्व। 3 भौतिक गुण आपको पढ़ने हैं, गलनांक क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा विलेयता और तीसरा घनत्व। गलनांक क्वथनांक में आप क्या ध्यान रखेंगे, देखिए कमरे के ताप पर ये प्राय द्रव होते हैं। आपने देखा होगा कि जो एल्किन हेलो एल्केन्स थे, एलिफेटिक एल्केन्स जो थे, एल्किल हैलाइड्स जो थे, वो क्या थे, नॉर्मली छोटे जो हैं, जो छोटे अणु, वो सब गैसेस हैं और 18 कार्बन तक फिर द्रव होते हैं। लेकिन ये जो एरोमेटिक हैं, ये क्या है, कमरे के ताप पर प्राय द्रव होते हैं और हाइड्रोजन बंध नहीं होता है इसमें, इसलिए इनके क्वथनांक कम होते हैं। जब हाइड्रोजन बंध नहीं होता है तो बंध तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ऊर्जा कम पड़ेगी आवश्यकता, इसलिए क्वथनांक कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इनके क्वथनांक कम होते हैं। दूसरा ये है कि फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ इनके मान बढ़ते जाते हैं, यानी कि क्वथनांक के मान फ्लोरो एल्केन का कम होगा, ब्रोमो एल्केन का उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, क्लोरो का ज़्यादा होगा, ब्रोमो का उससे ज़्यादा होगा और आयोडो एल्केन का उससे अधिक होगा। तीसरा ये है कि समावयवी डाई हैलोजन व्युत्पन्नों के क्वथनांक लगभग समान होते हैं। समावयवी डाई हैलोजन कौन कौन से, ऑर्थो मेटा पैरा, जैसे ये हैं, ये देखिए ऑर्थो मेटा पैरा, इनके क्वथनांक देखो, इसका 453, इसका 446, इसका 448 लगभग समान है। ये समावयवी क्या है, डाई हैलोजन व्युत्पन्न है, ठीक है ना, हैं ये, हाँ, समावयवी डाई हैलोजन व्युत्पन्नों के क्वथनांक लगभग समान होते हैं। लिख लिया। देखिए आप इसमें ये जो है फ्लोरोबेंजीन है, इसका 358 है, इसका 405, इसका 429, 400 बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ रहा है क्वथनांक बढ़ रहा है। पैरा समावयव जो है इसमें देखिए ऑर्थो और मेटा समावयवों की अपेक्षा गलनांक अधिक होता है। गलनांक में आप देखिए 256, 249, 249 और इसका 325, ये बढ़ रहा है, पैरा का सबसे ज़्यादा है। क्यों पैरा का सबसे ज़्यादा है, देखो पैरा समावयव जो होता है इसमें सममिति ज़्यादा होती है, हमेशा स्थायित्व उसका अधिक होता है जिसमें सममिति हो, समझिए आप। ऑर्थो और मेटा में सममिति नहीं होती है, इसको आप सब तरीके से बराबर बांट सकते हैं, 2 टुकड़े बराबर कर सकते हैं इसके, सममिति होगी ना। जब सममिति होती है तो संकुलन क्लोज्ड होता है, निबिड़ संकुलन हिंदी में कह सकते हैं। जो पैकिंग होती है इनके आपस में वो क्या होती है, क्लोज्ड पैकिंग होती है या क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये क्लोजली पैक्ड। जब क्लोजली पैक्ड होते हैं इसका मतलब क्या हुआ, गलनांक इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा, गलनांक ज़्यादा होगा ना। कोई कठोर चीज़ है उसको आप पिघलाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ताप ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए देखिए आप गलनांक इसका 325 है। देखिए कारण लिखा है पैरा समावयव की संरचना अपेक्षाकृत अधिक सममित होती है, ये कारण है जो आपसे पूछा जा सकता है कि पैरा समावयव का गलनांक, पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है ऑर्थो और मेटा की अपेक्षा। तो उसका कारण क्या बताएंगे आप कि पैरा समावयव में सममिति होती है, इस कारण से ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये हुई गलनांक क्वथनांक की बात। अब विलेयता की बात करें, हेलो एल्कीन की तुलना में हेलो एरिन्स कम ध्रुवीय होते हैं और जल में अविलय होते हैं। कम ध्रुवीय क्यों होते बता सकते हो आप। जब मैंने आपको ये चैप्टर शुरू किया था, एल्किल हैलाइड बताया था, तो मैंने आपको ऐसा कहा था कि विद्युत ऋणता में अंतर, इसकी विद्युत ऋणता तो समान है कितनी, 2.5,
यहाँ 4.0 से शुरू हुए थे 3.8, ऐसा था ना। ये अंतर इसमें कम है, कम ध्रुवीय ये सबसे ज़्यादा ध्रुवीय था। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि हेलो एरिन्स कम ध्रुवीय होते हैं। देखो इस बात को आप यहाँ समझ लो, हेलो एरिन्स का मतलब क्या है कि ये आप इसकी बात कर रहे हैं, और जो आपका एल्किल हैलाइड है उसमें हम किसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ समझ लेना आप, हमने बोल दिया कि कम ध्रुवीय होता है, कम ध्रुवीय होता है। कौन सा, ये वाला बंध, इस बंध की ध्रुवीयता कम है, ये ज़्यादा ध्रुवीय है। बता सकते हो कोई कारण आप हैं? ध्रुवीयता किससे संबंधित है, अनुनाद से संबंधित है। ध्रुवीयता तो ये एक तो इससे संबंधित है, विद्युत ऋणता में अंतर है, ज़्यादा कार्बन है इससे, नहीं नहीं, ये वाला बंध है जो कार्बन और हेलोजन के बीच में, यहाँ भी और यहाँ भी कार्बन हेलोजन के बीच में है। मूल अंतर ये है कि ये कार्बन जो है वो sp3 संकरित है, और ये कैसा है, S लक्षण किसमें ज़्यादा है, इसमें S लक्षण ज़्यादा है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ठीक है, S लक्षण ज़्यादा होने का क्या मतलब हुआ, बंधित इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ ज़्यादा हैं। मतलब इसमें तो क्या है कि बंधित इलेक्ट्रॉन्स विद्युत ऋणी है तो इसकी तरफ हो गए, इसके पास में आंशिक धनावेश आ जाता है। इसमें ये कम होता है, क्यों कम होता है, क्योंकि ये S लक्षण ज़्यादा है। S लक्षण ज़्यादा होने का मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ ज़्यादा है, किसके नाभिक की तरफ, कार्बन के नाभिक की तरफ, यानी कार्बन ज़्यादा विद्युत ऋणी है इसमें। इन सब में तो कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 है, हेलोजन की जो ये है वो सामने है आपके। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कार्बन की विद्युत ऋणता थोड़ी सी बढ़ गई है इसकी तुलना में। क्यों बढ़ गई, क्योंकि इसमें sp2 संकरण के कारण S लक्षण ज़्यादा है, इसलिए S लक्षण बढ़ने के कारण इसकी विद्युत ऋणता बढ़ गई। तो इसका जो अंतर है, विद्युत ऋणताओं में जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये कम ध्रुवीय होगा। तो ये जो कार्बन हेलोजन बंध है ये कम ध्रुवीय होता है और ये अधिक ध्रुवीय होता है। वापस समझना है या आगे समझ में, S लक्षण संकरण से आपको इसको समझाना है कि संकरण इसमें sp2 है, इसमें sp3 है। देखो हेलो एरिन्स जो है वो कम ध्रुवीय होते हैं और जल में अविलय होते हैं। जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है, समान समान को घुलता ही तो पढ़ रखा है आपने, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो ये क्या है, कम ध्रुवीय, इसलिए ये ध्रुवीय विलायक में विलय नहीं होगा, तो जल में ये अविलय है और हाइड्रोजन बंध भी इसमें नहीं बनता है। लेकिन बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कार्बनिक विलायक है जो कम ध्रुवीय होते हैं। ये क्या हैं, कार्बनिक विलायक हैं और कम ध्रुवीय होते हैं, इसलिए इनमें क्या है, हेलो एरिन्स विलय होते हैं। जल में अविलय है लेकिन कम ध्रुवीय विलायकों में विलय, क्योंकि ये खुद भी कम ध्रुवीय है। घनत्व की बात देख लें आप, हेलो एरिन्स जल से भारी होते हैं, हेलो एल्केन्स जो है ना जल से भारी होते हैं और इनके घनत्व फ्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन तक बढ़ते जाते हैं। घनत्व इनका फ्लोरोबेंजीन का सबसे कम, क्लोरोबेंजीन का उससे अधिक, ब्रोमोबेंजीन का उससे अधिक और आयोडोबेंजीन का उससे अधिक होता है। ये तीन भौतिक गुण आपको पढ़ने थे, कौन कौन से, गलनांक, क्वथनांक, दूसरा विलेयता और तीसरा घनत्व। अब देखते हैं हम रासायनिक गुणों को। रासायनिक गुणों में केवल 3 रासायनिक गुण हैं। पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जो एल्किल हैलाइड्स में होता है ना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, वैसा इनमें भी होता है। दूसरा है धातुओं से क्रिया और तीसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। लिख भी रखी है मैंने यहाँ, है ना।
अब आपको याद हो जानी चाहिए, इधर भी देखते हो तो यही दिखता है, इधर देखते हो तो भी यही दिखता है, तब याद भी हो जानी चाहिए। देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो है उसमें पहला सवाल ये उठता है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हेलो एरिन्स जो होते हैं वो हेलो एल्केन्स की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में कम क्रियाशील होंगे या ज़्यादा होंगे? कम क्रियाशील होते हैं। ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन बताओ क्यों, ऐसा क्यों है? क्वेश्चन ये है, ये वाला और ये वाला दो हेलो एल्केन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आपको पता ही SN1 भी करता है, SN2 भी करता है, ठीक है ना। ये कम क्रियाशील होगा इसकी तुलना में, या इसकी तुलना में ये ज़्यादा होगा? जो हम पढ़ रहे हैं हेलो एरिन्स वो ज़्यादा क्रियाशील हैं एल्किल हैलाइड की तुलना में, या कम क्रियाशील है? एल्किल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। क्यों? एक तो कारण ध्रुवीय, दूसरा कोई कारण? देखो इसके 3 कारण हैं, नोट कर लेना आप। ये पहला प्रश्न है, सॉरी 3 कारणों में पहला कारण अनुनाद है। अनुनादी संरचनाएं देख के बना सकते हो क्या आप, या बना के ही सीखते हो बनाना? देख लेते हो तो सोचते हो आगे समझ में, ऐसा हो जाता है क्या? बना के देख लेते हो? आती है बनानी? नहीं आती है। देखो पहला तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो कारण है, 3 कारणों में पहला कारण है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में हेलो एरिन्स कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? सवाल ये भी आ सकता है कि ये कम क्रियाशील होते हैं, या आ सकता है कि तुलनात्मक रूप से इनकी तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? तो पहला अनुनाद बताना है आपको। देखिए होता क्या है, Cl के पास में क्या है, 3 एकाकी युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म है 3, ये अनुनाद में भाग लेते हैं, ठीक है ना। अनुनाद में भाग कब ले सकते हैं? द्विबंध और एकल बंध एकांतर क्रम में हो, ठीक है ना। बेंजीन में होता है ना, अनुनाद होता है। और इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अगर एकांतर क्रम में है बंधित इलेक्ट्रॉन के, तब भी पाई बंध के, तब भी अनुनाद हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ आ सकते हैं अनुनाद में भाग लेते हुए, वलय इनको अपनी तरफ खींच सकती है। तब ये जो बंधित पाई इलेक्ट्रॉन से ये कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था पहले, और ये अपेक्षा की थी कि आपको जब पढ़ेंगे तब नहीं बताना पड़े, कहा था ना आपको। मई जून की बात है वो। ये पहली अनुनादी संरचना है। Cl पर कैसा आवेश आ गया है, धन आवेश आ गया। देखो बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आपको ये बनानी संरचना है, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ऋण आवेशित पेयर है, युग्म है, ये यहाँ आ जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। धन आवेश Cl के पास ही है, ऋण आवेश वलय में घूम रहा है। अब ये ऋण आवेश कहाँ जा सकता है, बंधित युग्म के रूप में यहाँ आ जाएगा, और ये बंधित युग्म यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म। एक और अनुनादी संरचना इसके जैसी बना सकते हो, सीधे सीधे से कि बंधों को आप एकांतरित क्रम में कर लो, इधर ऐसे कर दो, ये Cl, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऋण आवेश वलय में कहाँ घूम रहा है। अनुनाद संकर अगर बनाया जाए तो ऋण आवेश इस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर, इस पर ऐसे घूम रहा है, और यहाँ पर कैसा आवेश है, धन आवेश है, ठीक है। इस अनुनाद के कारण क्या होता है, इस कार्बन हैलोजन बंध के बीच में आप देख रहे हैं ना, इस कार्बन जो sp2 संकरित है, इसके और इसके बीच में कैसा बंध हो गया, द्विबंध हो गया। जबकि यहाँ पर ऐसा हो रहा था क्या, सिंगल बॉन्ड था। द्विबंध का मतलब क्या होता है, आप बंध दूरी कम हो जाती है,
और बंध दूरी कम हो जाती है, इसका मतलब बंध की प्रबलता बढ़ जाती है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है या मुश्किल से टूटता है। तो ये जो कार्बन हैलोजन के बीच में इस प्रकार का बॉन्डिंग है, क्योंकि अनुनादी संरचना है ना, इसलिए इस प्रकार दिखाएंगे अपन। तो इसमें आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाता है तो ये क्या सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसमें आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाता है। क्यों आ जाता है? अनुनाद के कारण। इसलिए ये क्या करता है, कम क्रियाशीलता दर्शाता है, क्योंकि टूटेगा ही नहीं, मुश्किल से टूटेगा, इसलिए कठिनाई से अभिक्रिया होती है। तो पहला कारण आप ध्यान रखिएगा, अनुनाद है। अनुनाद के कारण कार्बन हैलोजन बंध जो है वो आंशिक द्विबंध बन जाता है, इसलिए इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह मजबूत बंध होता है, दृढ़ता ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं होगा। दूसरा जो कारण है वो है संकरण अवस्था। मैंने अभी भी आपको बताया था संकरण अवस्था, ये बात जो बताई है, इस संकरण अवस्था से आप समझ सकते हैं कि sp2 संकरित कार्बन ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है, विद्युत ऋणता इसकी ज़्यादा होती है। अधिक S लक्षण होने के कारण विद्युत ऋणता इस कार्बन की अधिक होती है, ठीक है। इसलिए बंध कम ध्रुवीय होता है और बंध की ध्रुवीय, ये संकरण अवस्था में अंतर। तो दूसरा कारण आप क्या लिखेंगे अनुनाद के बाद में? कार्बन हैलोजन बंध के कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था में अंतर। तो इस संकरण अवस्था में अंतर के कारण क्या होता है, इनकी क्रियाशीलता नाभिक स्नेही के प्रति कम होती है। तीसरा जो कारण है वो क्या है, CX बंध की ध्रुवता। ये तो बंध की ध्रुवता और ये बंध की ये जो संकरण है इसके कारण से विद्युत ऋणी ज़्यादा हो गया ये कार्बन, ठीक है, इसलिए ये बंध नहीं टूटता। ध्रुवीय कम हो जाएगा ना, ये भी विद्युत ऋणी हो गया और वो भी विद्युत ऋणी है, तो कम ध्रुवीय हो गया। कम ध्रुवीय होने के कारण क्या होगा, बंध आसानी से नहीं टूटेगा। तो अब तीसरा जो कारण है वो बंध की ध्रुवता है। बंध की ध्रुवता में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन हैलोजन बंध है Cl बंध, उसका द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है 1.73 डेबॉय और इसमें कितना है 2.05 डेबॉय। ये द्विध्रुव आघूर्ण में अंतर है। ये ध्रुवीयता में जो अंतर मैंने आपको बताया था उसका प्रमाण है। अगर ध्रुवीयता कम हो गई तभी तो ये द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है। तो हेलो एल्केन्स अणुओं के sp3 कार्बन परमाणु की तुलना में हेलो एरीन्स में जो sp2 संकरित कार्बन होता है वो अधिक विद्युत ऋणी होता है, इसलिए कार्बन हैलोजन बंध की ध्रुवता इनकी तुलना में कम हो जाती है। इसलिए ये बंध क्या करता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए कम क्रियाशील होता है। ये तीसरा लिख लिया आपने। 3 कारण आपको बताने हैं, पहला अनुनाद, दूसरा कार्बन पर संकरण और तीसरा बंध की ध्रुवीयता। दूसरा और तीसरा कारण ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपको अलग अलग 3 कारण समझाने हैं। पहला अनुनाद, दूसरा कार्बन पर संकरण और तीसरा बंध की ध्रुवीयता। आगे बढ़े। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आपने देखा कि कम होता है या हेलो एल्केन की तुलना में कम होता है इनमें, लेकिन फिर भी होता तो है। अब वो जो होता है उसकी कौन कौन सी अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है, उसमें आपको 3 अभिक्रियाएं देखनी है। 3 आपको, एक तो पहला फिनोल का निर्माण, जैसे उसमें अल्कोहल का निर्माण करते हैं, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। NaOH चाहिए केवल 6 to 8%, 6 से 8% NaOH। टेम्परेचर चाहिए 623 केल्विन, 300 वायुमंडलीय दाब चाहिए। HCl इसमें से निकल जाता है तो NaCl बना देगा, यहाँ क्या आ जाएगा OH, क्या बन गया ये फिनोल। लेकिन पहले पद में क्या बनेगा, ये ONA बनेगा, सोडियम फिनेट बनेगा। इसको क्या कहते हैं, सोडियम फिनेट।
अब इसका अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो क्या बन जाता है, फिनॉल। NaOH निकल जाता है और फिनॉल बन जाता है। हुआ क्या अल्टीमेटली, फाइनली Cl का प्रतिस्थापन OH से हो गया, यानी हाइड्रोक्सिल समूह से प्रतिस्थापन, पहली अभिक्रिया जिसमें निर्माण किसका होता है, फिनोल का। उसमें तो अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, कई सारी चीज़ें बनाई थी ना, ईथर भी बनाया, अल्कोहल भी बनाया, साइनाइड भी बनाया, आइसोसाइनाइड भी बनाया, थायो अल्कोहल भी बनाया, थायो ईथर भी बनाया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के द्वारा फिनोल बना रहे हैं। दूसरी अभिक्रिया है एनिलीन का निर्माण, यानी कि इसमें क्या करना है, एमिनो समूह लाना है आपको। एमिनो समूह क्या होता है, NH2, Cl हटा के NH2 लाना है। तो हम किससे क्रिया कराएं, अमोनिया से, क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप इसमें चाहिए और 60 वायुमंडलीय दाब। इन सभी अभिक्रियाओं में दाब की आवश्यकता भी पड़ती है। ये देख लीजिए एनिलीन का निर्माण, प्रतिस्थापन किसका हुआ, Cl का NH2 से हुआ। तो पहला हमने पढ़ा हाइड्रोक्सिल समूह से प्रतिस्थापन यानी फिनोल का निर्माण, दूसरा एनिलीन का निर्माण या NH2 का प्रतिस्थापन, तीसरा है नाइट्राइलों का निर्माण। नाइट्राइल मतलब साइनाइड, जैसे उसमें तो पढ़ा था अपन ने वैसा इसमें भी होता है। इसमें क्या करते हैं, CuCN लेते हैं, क्यूप्रस साइनाइड CuCN, 473 केल्विन ताप होता है, 473 केल्विन ताप है। और कंडीशन क्या होता है इसमें, पिरिडीन भी लेते हैं। क्या लेते हैं, पिरिडीन। क्या बन गया ये, साइनोबेंजीन। इसको बेंजोनाइट्राइल कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन या फिनाइल साइनाइड। समझ गया, साइनोबेंजीन बन गया। अब बताइए आप साइनोबेंजीन का ये साइनोबेंजीन बन गया आपके पास में, इसका हम आंशिक जल अपघटन कराएं, क्या बनेगा, एमाइड बनेगा, CONH2। ये कैसे पता आपको, ये करें तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। और अगर अपचयन कराएं तो क्या बनेगा, कौन सा अमीन, कार्बन कम नहीं होगा, ये कार्बन रहेगा CH2NH2। इसका मतलब क्या है, ये भी एलिफेटिक साइनाइड्स की तरह, कल जो मैंने 3 अभिक्रियाएं बताई थी उसकी तरह ये तीनों अभिक्रियाएं इसमें भी संभव है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये देखिए, पूर्ण जल अपघटन से बेंजोइक अम्ल, आंशिक जल अपघटन से बेंजामाइड और अपचयन से बेंजिल अमीन बनता है। ये क्या है, बेंजिल अमीन। अभी नाम बताया था ना आपको, बेंजिल क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजिल अमीन। ये बेंजोइक अम्ल, ये बेंजामाइड। ठीक है ना। अब सवाल तो ऐसे आएगा, बेंजामाइड कैसे बनाओगे आप, किससे, क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से बेंजामाइड, लिख लो आप इसको, क्लोरोबेंजीन से बेंजामाइड कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से बेंजामाइड कैसे बनाएंगे। क्लोरोअमीन से बेंजामाइड बनाना है तो क्लोरोअमीन से पहले क्या बनाएंगे, साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल जिसको बोलते हैं वो बनाएंगे, और उसका फिर क्या कराएंगे, आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो बेंजामाइड बन जाएगा। ठीक है, कर लोगे। अब आता है हेलो एरिन्स की सक्रियता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। हेलो एरिन्स की
सक्रियता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। देखो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, मेटा स्थिति पर नहीं, अगर कोई समूह ऐसा लगा दें जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो। कैसा समूह लगा दें? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है जैसे NO2 और कौन सा है CN, CHO, COH। ये कहाँ लगा दें? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। किस पर? हेलो एरिन्स में। हेलो एरिन्स का मतलब कोई न कोई X तो लगा हुआ है, ये तो है ही है। अब इसकी ऑर्थो स्थिति पर या पैरा स्थिति पर इनमें से कोई लगा दें। ये कैसे समूह है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी, वलय के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में क्या होगा? बंध विदलन आसान हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हेलो एरिन्स की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। हेलो एरिन्स की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। समझा सकते हो इस बात को आप? जैसे उदाहरण देख लो आप समझ गए ना? मेटा स्थिति पर नहीं, ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर इनमें से कोई लगा दिया। इनका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करना। आपने देखा था इसके कारण से अनुनाद में देखा आपने कि इस स्थिति पर और इस स्थिति पर और इस स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, ऋणावेश आ रहा था ना, और वहाँ पर ये लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह तो क्या होगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इसका मतलब इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? वलय में खिंच गए सारे, और समूह खींचने वाला बैठा है, तो क्या होगा? ये बंध का विदलन आसानी से हो जाता है, ये बंध टूट जाता है। देखो अब इसको इससे समझना आप। पहले में देखिए आप, ये क्या है? चौथी स्थिति पर, पैरा स्थिति पर क्या लगाया है? नाइट्रो लगाया है, सॉरी, और इसका NaOH से रिएक्शन कराई 443 केल्विन पर। एक तो हमने ये लिया पैरा पर, दूसरा ले रहे हैं हम ऑर्थो और पैरा दोनों पर ही नाइट्रो समूह है। दो हो गए ना। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बढ़ा दिए अपन ने, संख्या बढ़ा दी। तीसरे में कितने ले लिए अपन ने? 3 ले लिए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बैठे हुए हैं। अब सबकी क्रिया NaOH से कराई है। आप देखिए यहाँ NaOH से क्रिया कराई, यानी कि OH दे रहे हैं अपन इसको। यहाँ 443 केल्विन ताप चाहिए, तब इस पर क्या हुआ? ये ClOH में बदल गया, आसानी से प्रतिस्थापित हो गया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन सुगमता से हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बैठा है, इसलिए सुगमता से हो गया। अब देखिए आप, इसमें क्या हुआ? 368 कम ताप पे हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी बैठे हैं, इसलिए कम ताप पे हो गया, इसकी जगह OH आ गया। उत्पाद क्या है? ये 4 नाइट्रोफिनोल, ये 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल है। आप बात समझ रहे हैं ना? यहाँ क्या हो रहा है? अपन Cl को OH से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, इसलिए ताप ज़्यादा चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, इसलिए ताप कम चाहिए। अब 3 है तो केवल जल ही चाहिए और गर्म करना है, केवल ताप भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ये OH में बदल गया। ये क्या बन गया? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर प्रतिस्थापी कोई लगा हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो कहाँ लगा हुआ होगा? ऑर्थो या पैरा पर, तो अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी। कार्बन हेलोजन बंध टूट जाएगा, इसलिए Cl के स्थान पर कौन आ जाएगा? प्रतिस्थापित करने वाला आ जाएगा। तो यहाँ उदाहरण के लिए हमने OH लिया है, ये आ जाता है। समझ में आ गया आपको? दूसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है धातुओं के साथ क्रिया। ये पढ़ चुके हो आप। धातुओं के साथ क्रिया में देखो आप, देखो पहला है सोडियम धातु से क्रिया। जैसे एल्किल हैलाइड में सोडियम धातु से वुड्स अभिक्रिया आपने पढ़ी है, वैसे इसमें ये वुड्स फिटिक अभिक्रिया होती है। वुड्स फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है? एक तो लेते हैं एलिफेटिक अमीन, ये एलिफेटिक यानी एल्किल हैलाइड, और ये हेलो एल्कीन, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन की क्रिया, एक तो ये लिया और ये एक RX लिया है, मैथिल ब्रोमाइड से करा रहे हैं, तो ये Br से 2NaBr निकल गया। ये एनहाइड्रस ईथर लिया है, निर्जलीय ईथर, और टॉलुइन बन गया, ये CH3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। वुड्स अभिक्रिया की तरह ही हुआ है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर एक तो एरोमेटिक हेलो एल्केन है और एक एलिफेटिक हेलो एल्केन है।
अब फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों अगर हेलो एरिन है तो इसको फिटिक रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया वही है सेम, लेकिन फिटिक कब कहते हैं, कल कोई बात कर रहा था इस बारे में। फिटिक कहते हैं जब दोनों ही हेलो एरिन हो, और अगर एक हेलो एरिन हो और एक हेलो एल्केन हो तो उसको कहते हैं वुड्स फिटिक, और इसको क्या कहते हैं, फिटिक। ठीक है, सोडियम धातु के साथ क्रिया में ये ध्यान रखना। मैग्नीशियम धातु लेते हैं तो Gr बन जाता है, जैसे एल्किल हैलाइड के साथ होता है ना, वैसे यहाँ भी बन जाता है। कॉपर के साथ क्रिया कराते हैं तो आयोडोबेंजीन की कॉपर से क्रिया, ध्यान रखना आप। आयोडोबेंजीन जो होता है वो कॉपर के, 2 आयोडोबेंजीन के अणु क्रिया करते हैं कॉपर से, इसके साथ गर्म करने पर ये दोनों जुड़ जाते हैं, इसको कहते हैं डाईफेनिल। तो इसमें क्या बनता है, डाईफेनिल बनता है। सोडियम में आप ध्यान रखें, ये बन रहा है ना यहाँ पे, जैसे ये बन रहा है डाईफेनिल, वैसे इसमें भी बनता है। ठीक है, तो पहला सोडियम धातु से, दूसरा मैग्नीशियम धातु से, तीसरा कॉपर से, चौथा लिथियम से है। इसमें Br का प्रतिस्थापन हो जाता है और लिथियम धातु आ जाता है। Br के स्थान पर क्या आ जाता है, लिथियम आ जाता है, इसको कहते हैं फिनाइल लिथियम। कंडीशन वही है, निर्जल ईथर लेते हैं। पांचवा धातु है निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु। ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन का सोर्स है। ये क्या है, मिश्र धातु है, निकिल एल्यूमिनियम, अल्कोहल की उपस्थिति में अपचायक का काम करेंगे। ये 2H देता है, तो यहाँ क्या होता है, ये HBr निकल जाता है और H यहाँ आ जाता है, तो ब्रोमोबेंजीन से बेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो पांचों धातुओं से, सोडियम से, मैग्नीशियम से, कॉपर से, लिथियम से और निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु से। अब आता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इससे पहले वाली वो तो खूब पढ़ चुके हो तुम। देखो, इसमें आपने पढ़ा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन थोड़ा सा कठिन होता है ना। कारण 3 बताने हैं आपको, अनुनाद, कार्बन पर संकरण और बंध की ध्रुवता, ये 3 कारणों के कारण। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन भी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब एरोमेटिक यौगिक जितने भी होते हैं उनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। जैसे बेंजीन में 3 पाई बंध हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसलिए इसमें कोई भी अगर आता है तो इसकी हाइड्रोजन को हटा के कोई जुड़ सकता है। तो उसने क्या किया, प्रतिस्थापन किया, और इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा तभी आ पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व इसके पास अधिक है। नाभिक स्नेही तो नहीं आ पाता आसानी से। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन इनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं एरोमेटिक यौगिकों की। आपने जो अनुनादी संरचनाएं देखी थी वो दोबारा देखते हैं अपन। ये देखो अनुनादी संरचना वापस देख लो आप। इसमें आप देख रहे हैं कि इस स्थिति पर और इस स्थिति पर और इस मतलब ऑर्थो पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ऋण आवेश आ रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन स्नेही अगर आएगा तो वो कहाँ जाएगा। मैंने कहा था ना कि मकान मालिक निर्धारित करता है कि कौन कहाँ ठहरेगा, यही करता है ना। ये ऐसे ही नहीं करता है, मकान मालिक भी यूँ ही नहीं कि मर्जी जो कर दे, उसको भी कुछ सोचना पड़ता है, दिमाग पे जोर देना पड़ता है कि भाई किसको कहाँ ठहराना है, कौन कहाँ ठीक ढंग से ठहरेगा, है ना। यहाँ ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या है, ऋणावेश है। जब ऋणावेश है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या समझते हैं आप, जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, इलेक्ट्रॉन शुद्र होता है, वो आया है तो वो कहाँ जाएगा, इस जगह थोड़ी जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, यहाँ क्यों जाएगा, जहाँ ज़्यादा है वहीं तो जाएगा। इस जगह ज़्यादा है, इस जगह ज़्यादा है, उस जगह। इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा स्थितियों पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन करेगा। यानी कोई भी अगर परमाणु या परमाणु समूह जुड़ेगा तो वो कहाँ जुड़ने की संभावना है, ऑर्थो और पैरा पर। अब हम सीधा सा एक चार्ट देखते हैं जिसमें इस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। आपको दिख रहा है, थोड़े अक्षर छोटे हैं, है ना। देखिए हेलोजनीकरण है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराई क्लोरीन से, जिसको हेलोजनीकरण कहते हैं। Cl समूह आ रहा है, Cl आ रहा है ना, वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। नाइट्रीकरण कराते हैं, HNO3 लेते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो इसको कहते हैं नाइट्रीकरण। ये भी नाइट्रो समूह कहाँ जा रहा है, ऑर्थो और पैरा पर। ऐसे ही सल्फोनीकरण कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड सांद्र लेते हैं, वो SO3H कहाँ गया, ऑर्थो पर और पैरा पर। ऐसे ही अगर एल्कलीकरण कराते हो, CH3Cl लेते हो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, कल मैंने आपको बताया था। तो ये कहाँ जाता है, ये भी ऑर्थो पर और पैरा पर।
और अगर COCH3 भेजोगे तो वो भी कहाँ जाएगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। कोई अपवाद नहीं है इसमें, ऑर्थो पैरा दिष्टकारी है ये Cl समूह, इसलिए कहाँ भेजता है, ऑर्थो पर और पैरा पर। क्यों भेजता है, अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो पैरा स्थितियों पर अधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कहाँ होता है, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। तो 3 रासायनिक अभिक्रियाएं आपने पढ़ी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, उसके पहले धातुओं से क्रिया और उसके पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसमें ये थोड़ा सा कम क्रियाशीलता दर्शाता है। इसमें आपने 4 पढ़ी थी, फिनोल का निर्माण, एनिलीन का निर्माण, नाइट्राइलों का निर्माण, 3 पढ़ी थी सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हेलो एरिन्स जो है बनाने की कितनी विधियाँ थी, 4, भौतिक गुण 3, रासायनिक गुण फिर 3, बस इतना से ही पढ़ना है। लेकिन इनमें 2 जगह आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्रियाशीलता के बारे में, कि ये एल्किल हैलाइड्स की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, ध्यान रखना क्यों होते हैं, उसके 3 कारण आपको बताने हैं। और नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कहाँ होता है, ऑर्थो और पैरा पर होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आप अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को, एल्किल हैलाइड को तैयार कर लीजिए। अगले सप्ताह में इसका एक टेस्ट लेंगे, छोटा सा 10-15 प्रश्न का होगा, और उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है।